हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और रेगुलरली नोट्स बना रहे होंगे, है ना। चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लोनिंग के बारे में। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जीन क्लोनिंग क्या होती है। मैं एक बार और ब्रीफ बता देती हूँ कि अगर हम अपने डिजायर जीन की स्ट्रक्चर जो है, अगर जो हम अपना डिजायर जीन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो ये हमारा एक जीन है, ठीक है, जो भी कोई भी एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो इसकी अगर हम मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं मल्टीपल कॉपीज। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हम मल्टीपल कॉपीज ही क्यों बना रहे हैं। हम मल्टीपल कॉपीज इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग इससे जो बनने वाला जो भी प्रोटीन है उस प्रोटीन को हम लोग क्या कर सकें, आगे फर्दर यूज में ले सकें, ठीक है। या कभी प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, या ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ट्रांसजेनिक वर्ड का मतलब। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है कि अगर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर जो जीन है, ठीक है, वो किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया गया है और उसके कैरेक्टर्स चेंज हो गए हैं, तो उस पर्टिकुलरली ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजीन्स बोलेंगे। अगर हमने वो प्लांट में डाला तो उसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोलेंगे, और अगर हमने वो एनिमल में डाला तो उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे का। अच्छा, एक चीज और बच्चों ध्यान रखना कि एक तो जीन क्लोनिंग होती है, ठीक है। जीन क्लोनिंग जो है मैंने बताया था आप लोगों को कि या तो हम इसको एक ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं कि हमने एक जीन लिया, उसको वेक्टर के अंदर डाला, वेक्टर ने आगे मल्टीपल कॉपीज बनाई, या तो हम इस मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब बाय द ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। हम लोग किससे कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं। और दूसरा हम करते हैं पीसीआर से। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पीसीआर का मतलब, आई रिपीट, होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहां पे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो डीएनए के मल्टीप्लिकेशन के अंदर काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश किया था अपना जीन क्लोनिंग का जो टॉपिक था, कल हम लोगों ने इसको फिनिश किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉल्ड साइटोजेनेटिक्स। सी, साइटोजेनेटिक्स क्या होता है। साइटोजेनेटिक्स का एक बेसिक मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या होता है, साइंस की वो ब्रांच जहां पे हम सेल बायोलॉजी के साथ साथ जहां पे हम उसके जेनेटिक्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम साइटोजेनेटिक्स बोलते हैं। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। हम लोगों ने एक चीज हमेशा पढ़ी है कि मान लो कोई भी एक कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, पता है ना अपन सभी को, ठीक है। और केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित होता है, डीएनए उपस्थित होता है, ये भी हम सबको पता है। क्या कोई ऐसा ऑर्गेनल या कोई ऐसा अंग भी है क्या कोशिका का जिसके अंदर डीएनए उपस्थित होता है हाँ या ना। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने जी। बिल्कुल, ऐसे दो ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। जैसे कि एक तो हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा इन दोनों के अंदर ही अपने पास खुद के डीएनए होते हैं। क्यों होते हैं ये डीएनए, ये भी सुन लो। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है रेस्पिरेशन करने का, यानी कि श्वसन में, श्वसन जो होता है वो यहीं पे ही होता है, आंतरिक श्वसन जिसको हम बोल रहे हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट है उसका काम क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट का काम हुआ प्रकाश संश्लेषण का, यहाँ पे काम हुआ। दोनों ही कामों में बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, तो ये बेचारे कब तक एंजाइम मंगाते रहेंगे, ठीक है। मंगाने से मेरा मतलब है कि जो आपका केंद्रक है वहां से कब तक एंजाइम्स जो है वो आते रहेंगे। तो इससे बेटर यही है ना कि अपने डीएनए खुद, अपना प्रोटीन जो है, अपने जो एंजाइम्स है ये खुद बनाए। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर हम बात करें, इनके पास अपने खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी और क्लोरोप्लास्ट के पास भी, ठीक है, अपना खुद का डीएनए यहाँ पे इनके पास प्रेजेंट होता है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस, या फिर अगर हम हिंदी में बात करें इनको अर्ध स्वायत्त शासी अंग बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त शासी अंग, यानी कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, क्योंकि इनका जो डीएनए होता है वो भी क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। इनके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं, इनके पास पूरी मैकेनिज्म होती है जो प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प करती है। तो इस तरह से अगर हम लोगों ने स्टडी करी कि कोशिका के अंदर जीन जो है वो क्या कर रहा है, कौन कौन से जीन उपस्थित हैं, किस तरह से यहाँ पे सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो इस तरह की अगर हम स्टडी बोले तो उसको हम बोलते हैं साइटोजेनेटिक्स बोलते हैं, यानी कि कोशिका आनुवंशिकी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो कोशिका है, ठीक है, कोशिका के अंदर जब उसके अंतर्गत अगर हम कोशिकाओं से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से कोशिका का जन्म हो रहा है, किस तरह से कोशिका काम कर रही है, किस तरह से मतलब किस तरह से सारी कोशिकाएं एक साथ एक ही काम करती हैं, अगर हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कोशिका आनुवंशिकी बोलते हैं। बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, अभी मैंने एक वर्ड कहा कि सारी कोशिकाएं एक साथ एक ही काम कर रही हैं। एक बात बताओ, मैंने ये हाथ उठाया, सारा का सारा हाथ उठाना, ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी इस उंगली ने मना कर दिया, नहीं भाई मैं तो नहीं उठ रही, कर लो जो करना है, नहीं होता ना ऐसा, सारा हाथ ही उठता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम सेल सिग्नलिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम अभी आगे, आप अपनी आगे आने वाली कक्षाओं के अंदर पढ़ेंगे, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, तो इसको हम सेल सिग्नलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे खत्म हुआ फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैंने आप लोगों को 4 इंट्रोडक्शन बताए थे। ठीक है, जहां पे मैंने कहा था कि हम लोगों ने बेसिकली कोशिका के बारे में पढ़ा कि कोशिका का इतिहास क्या था। ठीक है, हम लोगों ने मेंडल के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने नई बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, डीएनए के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने साइटोजेनेटिक्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बहुत सारी यहाँ पे ब्रांचेस जो होती हैं वो आपस में मिक्स होती हैं। जैसे कि साइंस की वो ब्रांच जहाँ पे हम जीन की स्टडी कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। ऐसे ही जहाँ पे हम क्या कहते हैं, जहाँ पे जीवों को हम लोग उनको डिवाइड कर रहे हैं, उनका जो वर्गीकरण कर रहे हैं उसको हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ऐसे ही जहाँ पे हम किसी भी ह्यूमन बीइंग या फिर ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो साइंस की उस ब्रांच को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। ऐसे ही जहाँ पे हम प्रॉपर डिटेल के अंदर अगर हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे हुआ, ट्रांसलेशन कैसे हुआ या रेप्लिकेशन कैसे हुआ, इसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। मोर ओवर जहाँ पे हम लोग एक एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, तो इस चीज को अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम एम्ब्रियोनिक बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि भ्रूणिकी बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी साइंस की ब्रांचेस जो है जहाँ पे हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था। तो अब मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कोशिका के बारे में, कुछ छोटा सा इतिहास के बारे में। आपकी जो बुक है वहां पे 3-4 पन्ने दिए हुए हैं। तो जो उनकी इतिहास के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली ऐसे तरह से आते हैं कि ठीक है, उसके बारे में बताइए कि कोशिका का इतिहास किस प्रकार से हुआ, कोशिका की खोज किसने करी, केंद्रक की खोज किसने करी, ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने करी, ठीक है, या फिर अगर मैं ये बोलूं कि जो पादपों में किस तरह से जननांगों का विकास कैसे हुआ, संकरण, मतलब इन सब के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो पूरी एक टेबल है। ठीक है, जिसमें एक बार आप ब्रीफ रीडिंग कर लीजिए। इसके बाद जो भी चीजों को याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि उसको आप लिख लिख के पढ़िए, है ना। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं कि सबसे पहले बेबिलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे या पता नहीं कौन थे, उन्होंने 700 मतलब ईसा, अगर हम बात करें बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा के बाद में अगर हम बात करें तो बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा के पहले, उन्होंने क्या किया था कि खजूरों से, ठीक है, जो खजूर होते हैं उनमें ही परागण यानी कि पॉलिनेशन कराया था। फिर उसके बाद हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया था कि उन्होंने पेड़ पौधों का उपयोग करना शुरू किया एज अ औषधि। उसके बाद अरस्तु ने जंतुओं का अध्ययन किया। फिर उसके बाद जो थियोफ्रेस्टस थे, इन्होंने पौधों का वर्गीकरण करना स्टार्ट किया। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से यहाँ पे कहना चाहूंगी, ये सब तो हैं पश्चिमी वैज्ञानिक। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, भारत में साइंस इतना एडवांस था, जहां पे हम लोग बात करते हैं चरक संहिता के बारे में, हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं सुश्रुत के बारे में बात करते हैं। तो बेटा ये
मतलब ये इतना पुराना विज्ञान है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में तो आज लोग बाग जानने लगे हैं, इसके बारे में तो हम लोग बहुत पहले से जानते थे। यहाँ पे इंडिया में क्या है कि जो ज्ञान है वो एक सीमित रह गया, उसका एक विस्तार नहीं हुआ, लेकिन हम लोग बहुत आगे गए हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम अपने चैप्टर को आगे मूव करते हैं, एक नए उसके अंदर, मतलब एक नए मूव करते हैं, एक नए डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में और थोड़ा बहुत माइक्रोस्कोप के बारे में। इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। बेटा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जहां पे यू का मतलब होता है नया, ठीक है, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। जहां पे केंद्रक वेल डेवलप है उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और प्रोकैरियोट यानी कि प्रिमिटिव यानी कि पुराना, जहां पे केंद्रक पुराना है, ठीक है, प्रिमिटिव है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करें कि एक तरफ हमने लिखा प्रोकैरियोटिक और दूसरी तरफ हमने लिखा यूकैरियोटिक। बच्चों एक बात ध्यान से समझना कि जब भी तुम अगर एग्जाम के अंदर लिखो किसी भी चीज को, तो कोशिश ये करना कि उसका आधार भी लिखो। ठीक है, आधार का मतलब ये हुआ कि उसका जो बेस है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखो एग्जामिनर तुमको नहीं जानता, तुम्हारी कॉपी को जानता है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करते हो, कोई भी अंतर करते हो, तो उसका बेस जरूर लिखा करो कि आप किस आधार पे वर्गीकृत कर रहे हो उस चीज को। चलिए हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को बताया था कि ओवरऑल जो यूकैरियोट्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति के बेसिस की अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसकी उत्पत्ति कब हुई, ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें कि लगभग 3000 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, लगभग 3000 साल पहले प्रोकैरियोट, मतलब बहुत ही पुराना अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका डेवलपमेंट होने शुरू हुआ था। और उसके बाद किसका होने लगा था, यूकैरियोट का शुरू हुआ था। तो लगभग 3000 वर्ष पूर्व, ठीक है। और जो यूकैरियोट थे इनके बाद होना शुरू हुआ, डेवलप होने लगा, मतलब लगभग ओवरऑल उसके बाद 4000 वर्ष के बाद में इनका डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, अगर हम बात करें केंद्रक के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे केंद्रक। ठीक है, इनका जो केंद्रक होता है प्रोकैरियोटिक का, ये सुविकसित केंद्रक नहीं होता। ये कैसा नहीं होता, सुविकसित केंद्रक नहीं। ठीक है, और इनका जो केंद्रक होता है ये कैसा होता है, सुविकसित होता है। ठीक है, इनका केंद्रक सुविकसित नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे किसी तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होंगे, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई और एक कवरिंग नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, मगर इनके अंदर सब चीजें कवर्ड होती हैं। ये चीज आप लोग पढ़ चुके हो। चलिए, कोशिका का जो आकार होता है लगभग 0.5 से, अगर हम बात करें आकार के बारे में, तो 0.5 से लगभग 10 माइक्रोमीटर तक का इनका आकार जो है वो होता है। ठीक है, और इनका जो आकार होता है वो लगभग 10 से लेके और 100 माइक्रोन तक का हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमने बात करी आकार के बारे में। कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति,
ठीक है। तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है प्रोकैरियोट्स की, वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ठीक है। और इनकी बनी हुई होती है, पहली बात तो ये कि कोशिका भित्ति किसमें होती है, ये होती है किसके अंदर, पादपों के अंदर होती है, ठीक है। ये फंजाई के अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये या तो किसकी बनी हुई होगी, सेल्यूलोज की बनी हुई होगी, पैक्टिन की बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो इसकी बनी हुई होती है यूकैरियोट्स की। और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, जितने कोशिका भित्ति होती है वहां पर डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, तो वो जो होते हैं उनके अंदर सबरिन और लिग्निन का जो है वो डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया कोशिका भित्ति के बारे में कि भाई यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, यहाँ पे सेलुलोज और काइटिन की बनी है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट के लिए समझना इस चीज को कि यहाँ पे जो कोशिका भित्ति जो होती है, इसके बेसिस पे भी हमने प्रोकैरियोट बैक्टीरिया को भी दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। इसके बेसिस पे इनका जो अभिरंजन है उसके बेसिस पे जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव, यानी कि जिसके पास कोशिका भित्ति होती है उनको हमने ग्राम पॉजिटिव, और जिनके पास नहीं होती है उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज को, यानी कि जब भी हम कोशिकाओं का अभिरंजन करते हैं तो उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना एक बार पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रॉपर इसका और डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन कौन से और डिफरेंसेस होते हैं। सो अपना बहुत बहुत ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, और बेटा क्या कहते हैं, डिफरेंसेस को कोशिश करो लिख लिख के याद करने की, ठीक है। जितना आप लिखोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, उतना ही आप लोग अच्छे से लर्न कर पाओगे। क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।